स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 इज ऑफिशियली आउट। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक मैंने टोटल देख लिया है एंड हियर इज माय रिव्यू एंड रिएक्शंस। लेकिन डिस्क्लेमर, अगर आपको अभी देखना है ये वाला सीजन, अगर आपको ये वाला वॉल्यूम देखना है तो ये वाली वीडियो मत देखना क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होंगे स्ट्रेट अप। अगर आपको नहीं देखना है या फिर आप जानना चाहते हो देखने के बाद ओपिनियंस, तो फिर आप देख सकते हो। तो देखो, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा कहानी बताता हूँ क्योंकि बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो इस बार सीजन 5 में इन्होंने एपिसोड को वॉल्यूम 1 को स्टार्ट करा कि किस तरीके से अपनी जो गैंग है भाई वो कॉम्बैट करने के लिए, वेक्ना को पकड़ने के लिए, वेक्ना को खत्म करने के लिए प्रिपेयर कर रही है। इन्होंने मरी के हेल्प से भाई मिलिट्री बेस में सब कुछ सप्लाई किया, चाहे वो वेपन्स हो जाए, आर्मरी कुछ भी हो जाए, ग्रेनेड तक इन्होंने सप्लाई करके रखा। अंडरग्राउंड इन्होंने काफ़ी सारे रास्ते बना के रखे ताकि इधर से उधर 11 को लेके जा सके मिलिट्री से छुपा के, बिकॉज मिलिट्री जो है वो पीछे लगी हुई है 11 के एंड डॉक्टर के जो कि इनकी लीडर है वो 11 को पकड़ना चाहती है। अच्छा, आगे जाके हमें पता चलता है कि 11 को कंट्रोल करने के लिए भाई इन्होंने क्रिप्टोनाइट वगैरह कुछ तो बना लिया है। दिस इज अ थिंग कॉल्ड क्रिप्टोनाइट जो कि 11 को कंट्रोल कर लेती है। 11 के सुपर पावर्स उसके सामने काम नहीं करते हैं, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 11 को इस तरीके से कंट्रोल करने का मिलिट्री वालों ने सोचा, इसलिए छुप छुपा के ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से अंडरग्राउंड एंट्रेंस वगैरह बना के। अब देखो, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो स्टार्टिंग में समझनी चाहिए। डस्टिन ने कुछ हद तक अपना दिमाग लूज कर दिया, मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं, डस्टिन तो सबसे जीनियस है, लेकिन डस्टिन हेल फायर की यादों में, एडी की यादों में काफी ज्यादा घुस गया है, जिस कारण से भाई डस्टिन हेंडरसन को काफी पिटाई भी झेलनी पड़ी है सामने जेसन वाली गैंग से। जेसन तो पिछले सीजन मर गया था, लेकिन उसकी गैंग अभी जिंदा है तो डस्टिन को परेशान कर रही है, बिकॉज उनको अभी भी लगता है एंड उनके पीओवी से गलत भी नहीं है कि डस्टिन भी इस कल्ट का हिस्सा है, हेल फायर का, एंड अब एडी के बाद ये इस कल्ट को आगे बढ़ाएगा, तो इसलिए वो इनके पीछे है, डस्टिन के पीछे है। अब आते हैं मेन हुआ क्या इस सीजन में, वो सब बात करते हैं। तो देखो, इस सीजन में हमें मालूम ये चला कि वेक्ना, हेनरी या मिस्टर वॉटकिंस बोल लो, ये जितने भी नाम है, या वन बोल लो, ये सिर्फ वेक्ना के ही नाम है। और वेक्ना टारगेट कर रहा है बच्चों को। बच्चों को क्यों टारगेट कर रहा है वो आगे पेडोफाइल नहीं है वेक्ना, लेकिन मैं बताता हूँ आपको आके क्यों टारगेट कर रहा है वेक्ना बच्चों को। तो वेक्ना ने सबसे पहले हॉली को टारगेट करा। हॉली यानी अपने माइक की बहन भाई, वही जो कि सीजन 1 में इतनी पिद्दी सी थी भाई, उसका धीरे धीरे बढ़ते गई, मिसेस व्हीलर की बेटी। तो हॉली को सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करी वेक्ना ने। वेक्ना उसको अपने झांसे में लेने के लिए मिस्टर वॉटकिंस बन के आता था। मिस्टर वॉटकिंस की पहचान क्या है? मिस्टर वॉटकिंस बड़ा सा वेस्ट पहनते हैं, उनके हाथ में एक कंपस होता है, उनके सर पे एक हैट होती है, एंड मिस्टर वॉटकिंस कोई और नहीं बल्कि हेनरी अपना वेक्ना ही है। अपने जाल में फंसाने के लिए बच्चों को मिस्टर वॉटकिंस का रूप धरता है। तो इसने भाई ऑलमोस्ट ब्रेन वॉश कर ही दिया था हॉली को, एंड इसके बाद डेमोगॉर्गन्स आते हैं, हॉली को उठा के ले जाते हैं। मिसेस व्हीलर फाइट करने की कोशिश करती है। मिस्टर व्हीलर को तो ऐसे मतलब नहीं है चीज़ों से, लेकिन साथ में पिस गए मिस्टर व्हीलर भी, यानी कि टेड भी भाई अपने, एंड टेड एंड मिसेस व्हीलर दोनों पर अटैक हुआ, जिसके बाद दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए एंड हॉली को लेकर डेमोगॉर्गन्स अपने चले गए किसके पास? तो वेक्ना के पास। अब कहाँ गए, आगे क्या होता है वो सब हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से अगर आगे बढ़े तो देख के ये पता चला कि डेमोगॉर्गन्स इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। एंड ये आगे पता चलता है जब ये मिलिट्री बेस पे अटैक करते हैं। तो हॉली को कहाँ पे लेके गए? हॉली को मिस्टर वॉटकिंस एक इमेजिनरी दुनिया में लेके गए, एक सपनों की दुनिया, यादों की दुनिया में लेके गए, जहाँ पे हॉली को पता है कौन मिलती है? हॉली को मिलती है मैक्स मेफील्ड। बिल्कुल सही सुन रहा आप। एंड मैक्स का लुक बिल्कुल बदल गया इस इमेजिनरी दुनिया में। मैक्स बहुत टाइम बाद वापस से बैडएस दिखी, हालांकि उतना दिखाई नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से मैक्स ने गियर अप कर रखा था वो कॉस्ट्यूम, वो देख के पुराने मैक्स की याद आ गई। लास्ट सीजन तो मैक्स काफी हार्ट ब्रोकन थी, डिप्रेस थी, एंड अभी हॉस्पिटलाइज है रियल वर्ल्ड में, लेकिन इस इमेजिनरी दुनिया में, सपनों की दुनिया में, यादों की दुनिया में मैक्स हॉली के साथ है। मैक्स ने अपनी कहानी बताई कि हुआ क्या। मैक्स ने बताया हॉली को कि वो मर चुकी थी कुछ समय के लिए, लेकिन वो वापस से जिंदा हुई। कोई चीज थी जो कि उसको अपनी तरफ खींच रही थी, एंड वो था वो गाना। वो कौन सा गाना आप सबको पता है भाई, जिससे एक बार ऑलरेडी मैक्स एस्केप कर चुकी है उस गाने की हेल्प से। एंड लूकस जो कि अपने भाई हैं, लूकस हॉस्पिटल में जाके हर रोज ये गाना प्ले करते हैं मैक्स के लिए। इस कारण मैक्स को एक रास्ता मिला। मैक्स उस रास्ते को पकड़ के भागने की कोशिश कर रही थी, निकलने की कोशिश कर रही थी, ऑलमोस्ट निकल भी चुकी थी। इतने पे ही अपना टेप बंद हो जाता है, इस कारण मैक्स नहीं निकलती है। तो मैक्स हार मान लेती है वहीं पे एंड अपनी फेट को एक्सेप्ट करती है कि अब तो मुझे यहीं रहना है। वेक्ना से बचने के लिए, हेनरी बोल लो, मिस्टर वॉटकिंस से बचने के लिए मैक्स को एक गुफा मिलती है, जिस गुफा के अंदर मैक्स अपना घर बना लेती है। एंड अपेरेंटली वेक्ना इसके अंदर नहीं घुस सकता, या बोलो हेनरी इसके अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि हेनरी की कुछ यादें हैं इस गुफा से जो कि बहुत ही खराब है, क्योंकि हेनरी गुफा के बाहर से काफी डरा सहमा दिखता है, एंड इसीलिए यहाँ पे मैक्स सेफ फील करती है। तो मैक्स ने बोला हॉली को कि तुम भी यहाँ पे रह सकती हो, लेकिन हमें यहाँ पे रहना नहीं है, हमें करना है स्केप। मैंने अपनी फेट डिसाइड कर ली थी, लेकिन अब क्योंकि मैं तुम्हें देख चुकी हूँ तो नाउ आई थिंक कि हम लोग स्केप कर सकते हैं। एंड एक बार फिर से मेरी उम्मीदें जाग चुकी है। तो
अब तुम क्या करोगी हॉली कि तुम जाओगी उसी घर में जो कि ओरिजिनल हेनरी का घर था, जहाँ पे वॉटकिंस मिस्टर वॉटकिंस लेकर आए हॉली को इधर इमेजिनरी दुनिया में। तुम उसी घर में जाओगी एंड उसके बाद कुछ इनका प्लान है जो कि अभी इस वाले वॉल्यूम में रिवील नहीं करा गया, यानी कि मैक्स अभी यहाँ पे एस्केप नहीं हुई है। मैक्स का रोल इतना था, मैक्स के साथ क्या चल रहा है वो हमें पता चल गया। मैक्स इवेंचुअली बाहर निकलेगी, ये पता है, हॉली के साथ बाहर निकलेगी, हॉली को लेकर निकलेगी। अब आते हैं इधर रियल वर्ल्ड में क्या होता है। अच्छा, रियल वर्ल्ड में से आधे जो अपने कैरेक्टर से वो तो अपसाइड डाउन में चले गए, चाहे अपने हॉपर हो गए भाई, हॉप चले जाते हैं कॉन्वे के साथ में, काफिले के साथ में अपसाइड डाउन में चले जाते हैं, क्योंकि अपसाइड डाउन में अपनी मिलिट्री जो है घुस के देखना चाह रही है कि वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे उनके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है भाई। तो हॉपर भी कॉन्वे के साथ में जाते हैं क्रॉल्स में। तो आज की जो क्रॉल है, जब हॉली वगैरह किडनैप हुई, हॉली को लेके गए डेमोगॉर्गन्स, तो यहीं पे 11 भी हॉली के पीछे जाती है। तो अभी फिलहाल अपसाइड डाउन में हॉपर भी है, अपसाइड डाउन में 11 भी है, ऑलरेडी हॉली मैक्स तो वहाँ पे हैं ही है। एंड इन्हीं लोगों का पीछा करते करते वहाँ पे स्टीव हैरिंगटन, नैन्सी व्हीलर, वहाँ पे जोनाथन पहुँच जाते हैं एंड साथ में डस्टिन भी पहुँच जाते हैं। तो ये सारे के सारे भी फिलहाल अपसाइड डाउन में है। रियल वर्ल्ड में कौन है? माइक है, विल बायर्स हैं अपने भाई, मरे हैं, रॉबिन है, जॉयस हैं, ये लोग भाई रियल वर्ल्ड में है, लूकस भी है बाय द वे, एंड मैक्स उधर हॉस्पिटलाइज है। यानी कि आधी गैंग अपनी अपसाइड डाउन में है एंड आधी गैंग इधर अपनी रियल वर्ल्ड में है। अपसाइड डाउन में कुछ ऐसा होता है कि इन लोगों को एक दीवार मिलती है बहुत लंबी, ऊंची, दूर तक फैली हुई। बाद में रिवील होता है, डस्टिन मैथमेटिक्स का यूज वगैरह करके पता लगाता है कि ये जो दीवार है ना, ये गोल चक्कर में है, यानी कि बिल्कुल ये सर्कुलर वॉल है लंबी सी, एंड इसका जो सेंटर है, ये सेंटर कहीं और नहीं बल्कि हॉकिंस लैब ही है, यानी कि डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो ये जो दीवार है ये बहुत ही मिस्टीरियस है। क्या इस दीवार के बाहर वो इमेजिनरी दुनिया है या रियल वर्ल्ड है, या फिर इस दीवार के अंदर में क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन है जो कि आगे जाके रिवील होगी। तो फिलहाल इस दीवार के अंदर ही सब कोई है, 11 वगैरह एंड ऑल जितने भी लोग अपसाइड डाउन में हैं। ये दीवार तोड़ने लायक नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है। 11 ने सुपर पावर्स यूज कर लिए, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन नहीं हुआ। 11 ने एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करी जब इनकी फाइट हो रही थी मिलिट्री वालों से अपसाइड डाउन में। तो 11 एंड हॉपर ने भाई एक मिलिट्री वाले को, लेफ्टिनेंट को पकड़ लिया था एंड उसके दिमाग के अंदर जब 11 घुसती है तो उसको पता चलता है भाई कि डॉक्टर के ने अपेरेंटली उस लैब में जहां पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वहां पे इन्होंने किसी एक कमरे के अंदर किसी को तो छुपा रखा है। 11 को लगता है कि ये वेक्ना है, हेनरी है, इनको लगता है कि वेक्ना को मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया है एंड अब ये लोग जाना चाहते हैं उसी लैब के अंदर जहां पे सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो फाइनली 11 जो है वो अपने सुपर पावर्स का यूज करती है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग करी थी इतने टाइम से। लैब के अंदर घुसती है, हॉपर के लिए गेट ओपन करती है एंड उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाके पता कुछ ऐसा चलता है कि इन्होंने वो क्रिप्टोनाइट एक्टिवेट कर दिया। अब क्रिप्टोनाइट एक्टिवेट हो गया मतलब कि 11 के सुपर पावर्स गए, 11 तो अब डिसेबल टाइप की होगी, 11 वहीं पे गिर जाती है एंड यहाँ पे पलरा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। हॉपर को पकड़ लिया जाता है, वो जो लेफ्टिनेंट इन्होंने पकड़ा था वो लेफ्टिनेंट निकल के आता है एंड हॉपर को पकड़ लेता है एंड उस लेफ्टिनेंट के साथ फाइट करते करते हॉपर अभी उस क्रिएचर के चंगुल में आ जाते हैं। ये वही क्रिएचर है जो कि वेक्ना कंट्रोल करता है, लेकिन इस बार फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट लैब में है क्योंकि इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा उसको। होता कुछ यहाँ पे ऐसा है कि डॉक्टर के आती है एंड वो देखती है कि अरे 11 तो यहीं पे है। उसके बाद वो हॉपर को देखती है कि हॉपर वहाँ चंगुल में, वो आगे कहती है कि देखो तुम मुझे सब कुछ बता दो सीधा सीधा, वरना तुम्हारे लिए दिक्कत है, क्योंकि ये जो क्रिएचर है ना, अगर इसको मैं रूम टेम्परेचर को कोल्ड करूंगी तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड अगर मैं इसको हीट अप करूंगी तो वीक हो जाएगा। तो मेरे हाथ में है तुम्हारी किस्मत एंड तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, तो इसलिए अपनी जबान खोल दो। इनको लगता है जैसे हॉपर को पता ही नहीं है कि कोल्ड टेम्परेचर में एंड हीट अप टेम्परेचर में क्या होता है इन क्रिएचर्स के साथ में। तो डॉक्टर के यहाँ पे भाई ओवर स्मार्ट बन ही रही थी कि इतने में हॉपर वहाँ से एस्केप करते हैं, क्योंकि उधर से अटैक कर दिया था 11 ने उन पे कैंची से एंड सीजर्स का यूज़ करके इन्होंने फाइट करा। डॉक्टर के को इवेंचुअली आते हैं हॉपर एंड उसके बाद फाइट करते हैं, डॉक्टर के से उनको टेक डाउन करते हैं एंड उसके बाद अपना बलिदान देने चले जाते हैं। हॉपर कहते हैं कि मैं जाऊंगा उस कमरे में देखने कि आखिर वहाँ पे कौन कैद है एंड अपने अंदर डायनामाइट्स भर चुके थे हॉपर कि मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा तो वो मेरे साथ मरेगा, यानी कि मैं उसको टेक डाउन करूंगा आज। 11 को बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वुड्स में चली जाओ, फॉरेस्ट में, वहाँ पे क्रिप्टोनाइट्स काम नहीं करेंगे। हॉपर जाते हैं भाई अपने डायनामाइट वगैरह सब बिल्कुल एक्टिवेट करने को रेडी हैंड, अंदर जैसे ही घुसते हैं फ्रेम चेंज होता है एंड हम लोग इधर आते हैं रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में भाई डेमोगॉर्गन्स ने अटैक कर दिया है और बच्चों को ये लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे मिलिट्री बेस में हैं एंड मिलिट्री वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा बोलो कि मिलिट्री वाले इनको चारा की तरह यूज कर रहे थे डेमोगॉर्गन्स को एंड मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए। तो डेमोगॉर्गन्स आते हैं एंड दे वर मूविंग लाइक क्रेजी भाई। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये डेमोगॉर्गन सीजन 1 से लेके 4 तक में कभी नहीं दिखे जितने ये सीजन 5 के इस वाले सीन में दिखे। किसी को इधर पटक रहे हैं, उधर पटक रहे हैं, गोलियों का असर ही नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज़ इनको रोक पा रही है तो वो है क्या, वो है
है फायर फ्लेम्स, यानी कि फ्लेम्स ही इनको रोक पा रही है। एंड जब ये फ्लेम्स थ्रो कर रहे हैं भाई डेमोगॉर्गन्स पे, तो विल भी अपना अफेक्ट हो रहा है। विल बेहोश गिरा हुआ है, माइक एंड लूकस भी, लूकस अंदर गुफा में है, माइक इधर फंसा हुआ है, जॉयस भी फंसी हुई है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, अपना जो डेरेक है वो भी यहाँ पे फंसा हुआ है। डेमोगॉर्गन्स के साथ एक बहुत ही ब्रूटल फाइट होती है एंड देन एंट्री होती है वेक्ना की। वेक्ना इज लुकिंग सो स्ट्रांग। वेक्ना ने एक अलग सी आर्मर बना ली अपने ऊपर, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। वेक्ना आता है भाई एंड सब कुछ तहस नहस कर देता है, चुटकी भर में इधर से उठा के किसी को उधर फेंक रहा है, किसी को उधर फेंक रहा है। मिलिट्री को समझ ही नहीं रहा कुछ, वेक्ना कहीं भी किसी को भी पटक दे रहा है। फाइनली वेक्ना ने सबको जब टेक डाउन करा तो वेक्ना विल की तरफ देखता है, अपने डेमोगॉर्गन्स को जिंदा करता है वापस से। उधर डेमोगॉर्गन्स भाई मरे एंड रॉबिन के भी पीछे लगे हुए हैं, जो कि बच्चों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर डेमोगॉर्गन्स माइक वगैरह के भी पीछे लगे हुए हैं एंड इधर डेमोगॉर्गन्स लूकस के भी पीछे लगे हुए हैं। जाता है अपना वेक्ना विल के पास एंड विल को बताता है कि आखिर उसने बच्चों को क्यों टारगेट करा। बताया कि पहले मैंने तुम्हें इसलिए टारगेट करा क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है, उन्हें अपने इशारों पे नचाना आसान होता है, इसलिए मैंने बच्चों को चुना इस नई दुनिया को रीसेप करने के लिए। ये है रीज़न कि आखिर वेक्ना एंड उसकी गैंग क्यों पड़ी हुई है बच्चों के पीछे, क्यों बच्चों को किडनैप कर रही है, क्यों अपनी दुनिया में लेके जा रही है अपसाइड डाउन में। विल को ये सब बताता है वेक्ना एंड उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। तो जो ट्रेलर में हमने सीन देखा था कि विल को लटका लिया है, टांग लिया है वेक्ना ने, वो मारने के लिए या फिर अपने साथ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि ये रियलिटी बताने के लिए था कि आखिर मैं बच्चों को क्यों ले जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं भाई वेक्ना पसंद तो करता है विल को, वरना यहाँ पे विल की फील्डिंग सेट हो सकती थी। विल गिर जाता है एंड डेमोगॉर्गन्स माइक पर अटैक करने वाले हैं, उधर लूकस पर अटैक करने वाले हैं, इधर रॉबिन वगैरह पर अटैक करने वाले हैं। एंड कहानी कुछ ये होती है कि सारे बच्चे तो किडनैप हो ही गए एंड अब माइक की फील्डिंग बिल्कुल सेट दिखती है, लूकस की भी सेट दिखती है। बट यू नो वॉट, रॉबिन की स्पीच याद आती है विल को, वही स्पीच जहाँ पे रॉबिन बोल रही होती है कि तुम्हें अपने अंदर अपने आप को खोजना होता है, बाहर से तुम डरे रहोगे लेकिन अगर अपने अंदर झांक के देखोगे तो तुमको सारी रियलिटी एंड सारी सुपर पावर्स अपने अंदर ही मिलेगी। उसके बाद एक बहुत ही गूज़बम्प वाला सीन आता है जब दिखाया जाता है कि किस तरीके से माइक और विल जब छोटे थे तो माइक विल के पास जाता है, उसके साथ फ्रेंड्स बनता है एंड जितनी भी स्वीट मेमोरीज थी विल के बचपन की वो सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं। एंड गेस व्हाट, विल इसके बाद माइक को बचाता है, लूकस को बचाता है अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके। ये वही सुपर पावर्स हैं जो कि 11 के पास है, ये वही सुपर पावर्स हैं जो कि फिलहाल हेनरी के पास है, वेक्ना के पास है। भले वेक्ना जितनी स्ट्रांग ना हो लेकिन इतनी स्ट्रांग डेफिनेटली थी कि उसने हवा में ही पकड़ लिया अपने डेमोगॉर्गन्स को। डेमोगॉर्गन्स को जितने भी थे, चाहे लूकस के पास हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, जहाँ पे भी हो, सारे डेमोगॉर्गन्स को पकड़ा विल ने एंड सबको उसी तरीके से डेथ दी जिस तरीके से वेक्ना ने भाई बाकियों को डेथ दी। किसको किसको, केसी को जिस तरीके से मारा था वेक्ना ने, जिस तरीके से वेक्ना मैक्स को मारना चाह रहा था, उसी तरीके से विल ने डेमोगॉर्गन्स के हाथ पैर तोड़ा एंड उनको डिस्ट्रॉय किया, माइक को बचाया। एंड सारे लोग शॉक होकर देख रहे हैं विल को, विल के नाक से ब्लड आ रहा है एंड विल की आंखें ऊपर लटकी हुई थी। उसके बाद विल फ्री होता है, सारे लोग सेफ होते हैं एंड विल की आंखें नॉर्मल होती है। एंड नाउ वी रियलाइज कि विल के पास भी वो सुपर पावर है। तो विल ने कुछ इस तरीके से अपनी टीम को यहाँ पे रियल वर्ल्ड में सेव किया। एंड अगर उधर हम लोग जाएं अपसाइड डाउन में तो वहां पे क्या हो रहा है हॉपर एंड ऑल के साथ, तो हॉपर अभी भी जिंदा है बिकॉज उस कमरे के अंदर, उस सीक्रेट रूम के अंदर वेक्ना नहीं है, हेनरी नहीं है, क्योंकि वेक्ना तो यहां पे था। उस कमरे के अंदर और कोई नहीं बल्कि काली है, यानी कि नंबर 8। जाके देखती है 11 उसको, काली अपनी आंखें खोलती है नंबर 8 एंड उसके बाद देख के 11 को स्माइल करती है। वो सिस्टर वाला सीन वापस से दोहराया जाता है जो कि लोगों को बहुत ही बोरिंग लगा था देख के, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉल बैक मोमेंट था। एंड मुझे लगा था जब देखा था सब माइंड के अंदर घुस के 11 ने कि वहां पे कोई तो है जो कि सुपर पावर रखता है उस कमरे के अंदर उसकी तरह, तभी देख के मुझे लग गया था कि वेक्ना तो देखो नहीं है, वेक्ना को पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो डेफिनेटली वो 8 होगी। 8 को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था एंड अब 8 एंड 11 मिल चुकी हैं, साथ में ये लोग आएंगी। उधर से विल के पास भी सुपर पावर्स है एंड अब ये तीनों एंड साथ में अपनी सारी गैंग हॉपर एंड ऑल, ये सारे मिलके वेक्ना को फाइट करेंगे एंड उसके स्ट्रॉन्ग डेमोगॉर्गन्स को फाइट करेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि डेमोगॉर्गन्स सारे खत्म हो गए हैं, विल ने कुछ को कंट्रोल किया, कुछ को खत्म किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे खत्म हो गए। माइंड फ्लेयर अभी बाकी है, पॉसिबली वो 3 रेड ड्रैगन्स आ सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन अगर ओवरऑल में रिएक्शन बताऊं तो आई थिंक वॉल्यूम 1 को बहुत सही तरीके से स्टार्ट करा गया, बहुत सही तरीके से एंड करा गया। ट्रेलर में जितने सारे सीन्स थे भाई वो मोस्टली वॉल्यूम 1 को ही लेके थे, कुछ सीन्स बाहर के भी थे लेकिन मोस्टली वॉल्यूम 1 को ही लेके थे। वो वाला सीन अभी दिखाना बाकी है कि जोनाथन से गले लग के क्यों सारे बच्चे रो रहे थे, आखिर क्यों डस्टिन वगैरह रो रहा था, तो वो सब देखना बाकी है। लेकिन वॉल्यूम 1 में अभी तक जो देखने को मिला उसका मेन आउटकम ये है कि आधी गैंग अपसाइड डाउन में है लेकिन सेफ दिख रही है एंड इधर विल के पास भी सुपर पावर्स आ चुके हैं एंड विल वेक्ना के दिमाग के अंदर भी देख सकता है, विल डेमोगॉर्गन्स के भी नजरों से देख सकता है, जिसके साथ गलत होने वाला है विल उसके भी नजरों से देख सकता है। बेसिकली जो अपना विल है वो है फिलहाल के लिए मेन कैरेक्टर एंड आई लव इट। आपको कैसा लगा? अगर आपने देख लिया है वॉल्यूम 1 तो मुझे कमेंट करके बताना। जो मेरी थ्योरीज है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, मतलब अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे वॉल्यूम 1 बहुत पसंद आया। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने रिव्यू पहले देखी तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से जाके एक्सपीरियंस करो, आपको अच्छा लगेगा।
लगेगा, नेटफ्लिक्स पे जाके देखो, मजा आएगा। एंड आई थिंक बहुत सही तरीके से इन्होंने एंड करा वॉल्यूम 1 को। मुझे लगा कि लूकस की फील्डिंग सेट हो गई, मुझे लगा मिसेज विलर जो है वो भी चली जाएंगी, मुझे लगा जॉयस भी चली जाएगी, लेकिन अभी तक लोग सेफ हैं, अभी तक किसी की बलि चढ़ी नहीं है, अभी तक है जिंदा। एंड बेस्ट पार्ट इज कि मैक्स इज बैक, भले ही इमेजिनरी दुनिया में, बट वी ऑल नो कि मैक्स वापस आएगी अभी। तो फिलहाल ये कुछ है भाई वॉल्यूम 1 की रिव्यू एंड रिएक्शंस अंकित सेट्सो की तरफ से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्कशन कर सकते हैं वहां पे चाहो तो मेरे साथ में। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में थ्योरीज के साथ में। अभी के लिए इतना ही था, गुड बाय।